नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। जिले के पीपलकोटी में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टनल के अंदर मजदूरों को लेने वाली 2 लोको ट्रेन आपस में टकरा गई और इस हादसे में 60 मजदूर घायल हो गए हैं। और ये हादसा मंगलवार रात लगभग 10 बजे उस वक्त हुआ जब मजदूरों की शिफ्ट चेंज हो रही थी। दोनों ट्रेनों में करीब 108 मजदूर सवार थे। बता दें कि चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान टनल बनाने के काम में लोकल ट्रॉली ट्रांसपोर्टर लगातार व्यवस्था की वजह से ये घटना हुई और ऐसे में इस घटना का अब इंडियन रेलवे से कोई लेना देना नहीं है और ये इंडियन रेलवे की ट्रेन नहीं है और ये टनल प्रोजेक्ट टीम द्वारा ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी किया जा रहा है। और ऐसे में शुरुआती जांच में ये पता चला है कि किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एक ट्रेन ने पीछे से दूसरी ट्रेन को टक्कर मार दी है और अंधेरे हिस्से में कई हुई इस टक्कर के अंदर मौजूदा मजदूर जो थे वो संभल नहीं पाए और कई लोग इससे में घायल हो गए। टक्कर लगते ही सुरंग के भीतर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। मजदूरों को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकले। जा रहा है आज शाम शिफ्ट चेंज ओवर के समय जो 2 लोको ट्रेन है टनल के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनमें आपस में कॉलिजन हुआ है लगभग 9:30 बजे के आसपास रात्रि में। और जैसे कि सूचना प्राप्त हुई उसमें लगभग 100 से ऊपर लोग 108-109 लोग सवार थे, जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। 42 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं। यहाँ पर हम और एसपी साहब अभी आए हैं। 17 लोग विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में है और सभी सामान्य रूप से इंजर्ड हैं। कुछ लोगों की फ्रैक्चर वाली इंजरी है। बाकी परीक्षण से वो साफ इस तरह से किया जा रहा है और यदि कोई क्रिटिकल पेशेंट होगा तो उनको शिफ्टिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जैसा कि आपको प्राइमा फेसी या डीएम साहब ने बताया, इसमें 42 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजे जा चुके हैं और जिनमें से 4 से 5 लोगों के फ्रैक्चर वगैरह बताए जा रहे हैं। 17 लोग पीपलकोटी में विवेकानंद हॉस्पिटल में हैं। अभी हमारी वहाँ पर जो सिक्योरिटी के हेड हैं सीआई सब के श्री विश्वनाथ जी, उनसे भी बात की है। ये बताया जा रहा है कि लगभग एक ट्रेन अंदर से 5 किलोमीटर पर पहुंच चुकी थी और दूसरी ट्रेन 2.5 किलोमीटर पर पहुंची थी। वहां पर इनके बीच में कोलिजन हुआ है और कुछ शायद जो 5 किलोमीटर अंदर से आई थी खाली ट्रेन बता रहे हैं प्राइमरी थी, उसका कुछ ब्रेक सिस्टम की प्रॉब्लम रही। दोनों ट्रेन टकराई हैं आपस में और उसमें यह हादसा हुआ। हमारे चौकी इंचार्ज वहाँ पहुँच चुके हैं। दोनों जगह हॉस्पिटल में हमारे कोच भी उपस्थित हैं, प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्ण उपचार चल रहा। इनके जो एंटीसिडेंट्स हैं वो प्राइमा फेसी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बताए जा रहे हैं। उस संबंध में एसटीसी कंपनी के लोग भी यहाँ पर हैं। पूरा इनका डिटेल एकत्रित कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई इसके हिसाब से हम लोग मौका मुआयना कर। ऐसे में नए साल मनाने के लिए लोग जो है वो धर्म नगरी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और आज हरिद्वार के बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। तो वहीं होटलों और आश्रमों में ठहरने के लिए भी बुकिंग तेज हो गई है। पिछले कुछ सालों में नए साल पर धार्मिक पर्यटक का चलान बढ़ा है। 2025 की विदाई के समय नए साल का आगाज हो जाएगा और नए साल का स्वागत लोग अलग अलग ढंग से भी करेंगे। ऐसे में हिल्स स्टेशन और क्लबों में पार्टी करना तो पुरानी बात है। नए साल पर धार्मिक पर्यटकों का ग्राफ पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है। धर्म नगरी हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर हर साल नए साल पर लोग हरिद्वार का रुख करते हैं और गंगा स्नान कर नए साल का स्वागत करते हैं। नए साल पर हरिद्वार पहुंचने वालों में बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं। और प्लान हमारा काफ़ी दिनों से था बट पूरा नहीं हो पा रहा था। क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से बिकॉज हम लोग काम करते हैं तो उसकी मदद से हम लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से नई जनरेशन में जो नॉलेज है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया भी है, अब इंटरनेट भी है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जनरेशन ज़्यादा जा रही है और जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो ऑब्वियसली धार्मिक जगहों की बातें ज़्यादा होती हैं। तो अब मैं एज अ यंगस्टर मैं भी खुद चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करूँ, नॉट इवन टेक्नोलॉजी। तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से ये हो रहा है। मतलब ऐसी ही तीर्थ यात्रा है और मुझे मतलब हम हिंदू हैं ना, तो हिंदुओं को मतलब काफ़ी
पवित्र जगह है, तो इसलिए सारी याद इसलिए हम आ गए और हम काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। हम तो जब मैं हिंदू हूँ ना, इसलिए मुझे हिंदू होने पर गर्व है, इसलिए मैं मतलब तीर्थ यात्रा घूमता रहता हूँ। मुझे और सब करने का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इन चीज़ों में। इन चीज़ों में मन लगता है? हाँ जी, बहुत। तो जो लोग इधर उधर जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहीं जाते हैं, नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही उनसे मुझे मतलब है। अभी तो सोच रहे हैं, अभी तो मतलब यहाँ से नहाए हैं, बाकी देखते हैं मेरे दोस्त कहाँ लोग जा रहे हैं। वगैरह देखेंगे? हाँ, जाएंगे जिधर भी तीर्थ यात्रा सब जगह जाएंगे हम। पूरी प्रकार से आध्यात्मिक और सनातन परंपराओं में लिप्त वो युवा वर्ग जो कि अन्यत्र जगहों पर जाकर नववर्ष मनाता था, लेकिन अब जो जिसे जंजीज कहते हैं, जो नव पीढ़ी है, वो लोग उनका सबका जो आगमन है वो तीर्थ स्थलों की ओर हो गया है, मंदिरों की ओर हो गया है। इसलिए नव वर्ष पर भी आने वाले श्रद्धालु अधिकांश वो नौजवान लोग गंगा में पूजा अर्चना करते हैं, गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं और तीर्थ से जुड़े हुए जितने भी आसपास के मंदिर इत्यादि हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। हम भी उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं ये सनातन धर्म से जुड़े लोग अपने धर्म को पहचानें। तो वहीं उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25 महिलाओं को दिए जा रहे हैं किचन का प्रशिक्षण। ऐसे में क्लाउड किचन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हरिद्वार में महिला समूहों के लिए क्लाउड किचन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। 25 महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो अपने घर से कम लागत में क्लाउड किचन शुरू कर सकें और इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है और कामगारों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना है। क्लाउड किचन की जो कॉन्सेप्ट है उसको इस तरह समझा जा सकता है कि जो हमारे रसोई से रोजगार की बात हम कह सकते हैं इसको, जिसमें हमने 25 महिलाओं को प्रथम चरण में सेलेक्ट किया है और ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम इसको ले रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि महिलाएं जो पाक शास्त्र में निपुण होती हैं, उनका जो भोजन है वो ऐसे लोगों के तक पहुंच सके जो नीडी हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें घर जैसा भोजन मिले, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें मसाले जो कम मसाले का भोजन मिले, तो अकॉर्डिंगली वो कस्टमाइज्ड भोजन उनको उपलब्ध कराएंगे टिफ़िन के माध्यम से। और इसके लिए हम ये भी कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन हम इनको कनेक्ट कर सकें, जिससे वो भोजन सप्लाई करें। उनका जो है पेमेंट भी ऑनलाइन ही ऑर्डर हुआ, ऑनलाइन उसका पेमेंट हो गया। इस तरह से एक ये कॉन्सेप्ट रहेगी जो पूरे हमारे जनपद में उन एरिया में जहाँ हमारा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है और जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। मेरा नाम मंजू है और हम यहाँ आए हैं भादराबाद ब्लॉक से और हमको यहाँ 25 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है क्लाउड किचन की। खाना बनाता तो हमें सभी महिलाओं का आता है, लेकिन हम अच्छे से यहाँ पर सीख के जाएंगे। महिलाएं अपना रोजगार बढ़ाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, सशक्त बनेंगी हम महिलाएं। और हमें कैसे जैसे ऑनलाइन अपना खाना बेचना है, हम लोग कैसे बेचेंगे, मतलब जैसा स्विगी जोमेटो सब लोग बेचते हैं तो हम भी अपना ऑनलाइन खाना बेचेंगे। हमारा खाना बहुत हेल्दी होगा और हम महिलाओं को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम SHG महिलाओं। तो वहीं अंकिता भंडारी कांड में बता दें कि अब एक बार फिर से सरकार का विरोध शुरू हो गया है। प्रत्येक जिले से लेकर शहर तक अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश में कहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से सरकार से कार्रवाई की मांग को लेकर पुतले फूंके जा रहे हैं। कथित तौर पर महिला द्वारा सोशल मीडिया पर VIP को लेकर ऑडियो भी वायरल हुआ था और ऐसे में एक बार फिर से प्रदेश सरकार ने अंकिता भंडारी को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है और सितारगंज में कांग्रेसियों ने नगर के प्रमुख चौराहों पर सरकार और राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी का पुतला दहन कर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि अंकिता भंडारी हमारी बहन है। बीजेपी सरकार अपने आप को हिंदुओं की सरकार बताती है और अंकिता भंडारी हिंदू की बेटी है तो सरकार उसको न्याय क्यों दिला रही है। और ऐसे में नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। सरकार पर उन पर कठोर कार्रवाई किए जाने की लगातार मांग की जा रही है। जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम सब कांग्रेसियों ने इकट्ठे होकर यहाँ पे एक पुतला फूंका है भाजपा सरकार का और हमने निवेदन किया है कि जो दुष्यंत गौतम है और महेंद्र भट्ट, इन दोनों को सजा होनी चाहिए और जेल होनी चाहिए। इसी के प्रति हमने यहाँ पुतला फूंका है और भाजपा सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और अपने जो इनके नेतागण हैं उनको जल्दी से जल्दी अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए और उनको जेल होनी चाहिए जो दरिंदे हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो अंकिता भंडारी हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों से ऊपर की सोच रखकर
भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के भी जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं, क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं है? क्या आप ये देखिए कि वो हिंदू की बेटी नहीं है? लेकिन आज उसके साथ इस तरीके का अन्याय, और जब ये पहले कह रहे थे कि इस तरीके का खुलासा जो है कि नहीं हो पा रहा है, वीआईपीओ का खुलासा नहीं हो पा रहा है, आप देखिए इन्हीं की महिला ने, इन्हीं के पदाधिकारी ने जब उसका खुलासा कर दिया है तो खाली इसे लाग लपेट करने की क्या जरूरत है। आज हम लोगों ने मांग करी है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए और जो भी वीआईपीओ का नाम आ रहा है उनको भी कानून के शिकंजे में लेना चाहिए। लीपापोती करने की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बंद कर दें। तो वहीं हरिद्वार जिले में पंचायत की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद से जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने बताया कि गांव में तालाबों, सड़कों, नालियों, पेयजल और बिजली से संबंधित कई प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति बनी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक सामाजिक मुद्दे की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति की महिलाओं को किसी की मृत्यु के उपरांत स्थानीय परंपरा के अनुसार 3 दिनों के बाद कपड़े बदलने के लिए गांव से बाहर ट्यूबवेल या फिर नल पर जाना पड़ता है और इस दौरान उन्हें कई तरह की असुविधाएं और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसे देखते हुए गांव के बाहर जल स्रोतों के आसपास महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनवाए जाने के प्रस्ताव भी बैठक में सहमति बनी है और जिसे एक सकारात्मक कदम भी माना जा रहा है। बैठक में तालाबों के संरक्षण की बात भी कही गई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आती है। जिले के अधिकांश गांवों में तालाबों और अवैध कब्जे हो चुके हैं, जिससे न केवल जल स्रोत समाप्त हुए हैं बल्कि पर्यावरण संतुलन भी पूरी तरह से बिगड़ गया है। आज हमारी बोर्ड की बैठक हुई है और इस बोर्ड बैठक में गांव के विकास के लिए हर एक बिंदु पर बात हुई। हम लोग सड़क, रास्ते, नालियां ये तो सब बनवा ही रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा देश का भविष्य, हमारे बच्चे हैं, वे कैसे आगे बढ़े। हर एक गांव में कुछ लाइब्रेरी, गांव के अंदर लाइब्रेरी हो, गांव के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उस पर भी बात हुई है, हमें कैसे कैसे अपने उस प्रोग्राम को आगे चलाना है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि अगला विश्व युद्ध पानी पे होगा। पानी के लिए पानी कैसे इकट्ठा स्वच्छ रह सके। आज देख रहे होंगे गांव में जितने भी तालाब है वे लबालब भरे पड़े हैं। उनकी सफाई कैसे हो, उनको सफाई करने का काम, उनको साफ करने का काम, जल को इकट्ठा करने का काम, और उसके चारों ओर हम पेड़ लगा सके और पेड़ के साथ साथ उस पेड़ का रख रखाव के लिए टी गार्ड भी लगाए। ऐसे कई सारे बिंदु हैं जिन पर हमारी चर्चा। तो वहीं मसूरी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मसूरी में छात्र संघ अध्यक्ष प्रवेश राणा के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक से लेकर ग्रीन चौक तक विरोध रैली निकाली गई, जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अंकिता भंडारी को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग उठाई गई। नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में बीजेपी से जुड़े प्रभावशाली लोगों की भूमिका लगातार उजागर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। देखिए, जिस प्रकार से आपके अभी प्रकरण सामने आया है कि दोबारा से जो गट्टू बट्टू के नाम सामने आए हैं, और इसमें अभी तक सबसे बड़ा अफसोस हम लोगों को ये है, आपके आम जनता को ये है, अंकिता के आम परिवार को ये है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार क्यों चुप है, किसको बचा रही है, ये उनको बताना पड़ेगा। तभी आज जो पब्लिक है उत्तराखंड की, जो आपकी आवाज उठ रही है कि उससे न्याय की, वो इसलिए उठ रही है ज्यादा कि भाई सरकार क्यों चुप है। सरकार को अभी तक आगे आना चाहिए था, बयान देना चाहिए था, आपको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिनके नाम इसमें आए हैं उन पर उनकी जांच करनी चाहिए थी। और अब तो ये मांग उठ चुकी है कि सभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और हम लोग सभी जितने भी उत्तराखंड के वासी हैं सीबीआई जांच की मांग करते हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग करते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मसूरी की पूरा युवा शक्ति और कांग्रेस पार्टी, हमारे समर्थक हमारे साथ, युवा शक्ति पूरे सड़कों पर है। आप सभी को ज्ञात है कि
लगभग 3 साल पहले अंकिता बहन के साथ ये हत्याकांड हुआ, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि हमारे पास कोई छुट्टा सबूत नहीं है, अगले दिन उन्होंने अपना रिजॉर्ट तोड़वा दिया। आज जब 3 साल बाद उनके पूर्व सांसद की धर्मपत्नी खुद से बताती है कि मेरे पति इसमें विलुप्त है, मेरे पति इसमें, मुख्यमंत्री जी इसमें, तो आज वो सीबीआई जांच क्यों नहीं करते हैं? प्रदेश में अंकिता भंडारी को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में जो सरकार है वो बिल्कुल मौन बैठी है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें वीआईपी के नाम भी सामने आ गए हैं, फिर भी सरकार किसी तरह का कदम उठाने का कार्य नहीं कर रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस या अन्य दल हो या अंकिता के परिवार वाले लोग हो, पर इस पे सरकार बिल्कुल मौन बैठी है। सरकार क्या चाह रही है, किसको बचाना चाह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आज उत्तराखंड के लिए बड़ा शर्मनाक समय चल रहा है, जहां माँ बहनों का बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, और इतनी निर्लज सरकार, बेशरम सरकार इस प्रदेश में बैठी हुई है कि ये सीबीआई जांच कराने को, जबकि सारे प्रकरण सामने आ चुके हैं, गट्टू का नाम सामने आ चुका है, भट्टू का नाम सामने आ चुका है, बावजूद उसके ये एक निष्पक्ष जांच कराने को भी तैयार नहीं है। तो ये सरकार को तत्काल, जिन्हें धाकड़ धामी कहते हैं, इन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देखिए कि जहां पे ये रिजॉर्ट बना हुआ है, अंतरा रिजॉर्ट, और राजा जी नेशनल पार्क के अंदर बना हुआ है, तो कैसे इनको परमिशन दी गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या उसको तोड़ा गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब तय हो चुका है, सब सारे बयान आ चुके हैं, उसके बावजूद ये मुकदमा दुष्यंत गौतम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे और सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे? देखिए, जिस प्रकार से आपके अभी प्रकरण सामने आया है कि दोबारा से नए साल को देखते हुए पहाड़ों की रानी मसूरी पूरी तरह से सज चुकी है। मसूरी पूरी तरह से जश्न से रंग चुकी है और ऐसे में देश विदेश से आने वाले सैलानियों के स्वागत के लिए शहर के बड़े सितारा होटलों से लेकर छोटे होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे तक ने खास तैयारियां पूरी कर ली हैं। आकर्षण न्यू ईयर्स पैकेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों के साथ इस बार मसूरी का जश्न बेहद ही खास होने वाला है। मसूरी होटल एंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि नए साल को लेकर मसूरी में अभी तक करीब 70% बुकिंग हो चुकी है, जबकि आज तक होटल पूरी तरह से भर जाने की उम्मीद है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि इस बार होटल संचालकों ने पर्यटकों को सिर्फ ठहरने की सुविधा ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की लोक सांस्कृतिक और पारंपरिक पहाड़ी खान पान से भी जोड़ने की विशेष योजना बनाई है। स्थानीय व्यंजन, लाइव म्यूजिक और साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुति पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी है। होटलियर सब तैयार हैं पर्यटक का स्वागत करने के लिए। हम चाहते हैं पर्यटक बड़ी मात्रा में आए, मसूरी की वादियों को एंजॉय करें। चटक धूप चल रही है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, मॉर्निंग सनराइज़, शाम की सनसेट और विंटर लाइन जो दिखती है यहाँ से, बहुत ही सुंदर नज़ारा आजकल बना हुआ है। जो 2 दिन अभी गए हैं, 26-27 फ्राइडे सैटरडे, बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक शहर में आए। लगभग ऑक्यूपेंसी 80% थी। उस 80% की ऑक्यूपेंसी में काफ़ी अच्छे से ट्रैफिक को मैनेज किया गया प्रशासन द्वारा। बड़ी मात्रा में पुलिस पर्सनल्स पोस्ट किए गए हैं एसएसपी महोदय द्वारा मसूरी में। कहीं कहीं थोड़ी समस्या रही, तो दैट इज़ स्लो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, बट हम कहें ट्रैफिक जैम लग रहा है, नहीं। पहले ब्रिज पे थोड़ी समस्या कल रही है, आज भी थोड़ी समस्या चल रही है, तो वहाँ पर भी मॉनिटरिंग बराबर है। कुछ लोग गाड़ी को ओवरटेक कर जब लेके जाते हैं, सभी लोग एक कतार में खड़े हैं, ओवरटेक करने से समस्या उत्पन्न होती है, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम आपके माध्यम से समस्त मसूरी वासियों को, उत्तराखंड वासियों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ जो ऐसा आपने कहा कि मसूरी के लगभग सभी व्यापारी, सभी दुकानदार, सभी होटेलियर, अन्य जितने भी लोग जो पर्यटन पर निर्भर हैं, सभी लोग मसूरी में बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं। उनके अंदर अति उत्साह है। मसूरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और पूरे मसूरी के व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों को सजा चुके हैं और सभी के अंदर अत्यधिक उत्साह है पर्यटकों का स्वागत करने के लिए। थोड़ा सा ये देखना होगा कि जैसे देखिए कि क्योंकि हम टूरिस्टों का वेलकम भी करेंगे, लेकिन साथ साथ एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण चीज़ें भी रहेंगी जिसका हमें समय पे देखना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन को हमारे द्वारा बता दिया गया है। जैसे मुख्यतः ट्रैफिक जैम की एक स्थिति बनी रहती है, क्योंकि अत्यधिक जब टूरिस्ट आता है तो कहीं ना कहीं देखिए जाम भी हो जाता है, जिसके लिए ट्रेडर्स की तरफ से प्रशासन के साथ लगातार वार्ता करी जा रही है ताकि हमारा आने वाला पर्यटक भी यहाँ परेशान ना हो और यहाँ से एक अच्छी यादें लेके जाए, मेमोरीज लेके जाए और अपना नव वर्ष अच्छे से शुरू करे।
साथ ही साथ दुकानदार भी उनका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। नए साल का आगाज़ है, 2026 का आगाज़ है और मैं लोकल के साथ साथ पर्यटकों से भी यही कहना चाहूँगी कि मसूरी पूरी तरीके से नए साल के स्वागत करने के लिए तैयार है। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक का यहाँ पे इशू रहता है, लेकिन मेरी पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है। जिस तरीके से कार्निवल में ट्रैफिक के इशू को मेंटेन किया जा रहा है, उसी तरीके से न्यू ईयर में भी ट्रैफिक वाला इशू मेंटेन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से मेरी इस बारे में डिटेल से बात हो गई है। पालिका प्रशासन भी पूरी तरीके से न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए तैयार है और मैं कहना चाहूँगी टूरिस्ट से कि आप आइए, आपको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। हमारे लिए रही है और परसों भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, बट हमने उस हिसाब से प्लान किया। कुछ हमारी रही थी शॉर्टकमिंग्स, बट उसको ओवरकम कर लिया गया था और पिछले 2 दिनों से ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इसको बरकरार रखें और 31 तक बिल्कुल हमारी ट्रैफिक फ्लोलेस चलती रहेगी। हाँ सर, बिल्कुल हमने उस हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लिए, एक्स्ट्रा PAC के लिए एवं डॉक्टर्स को सूचित कर दिया गया है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। सारे विभाग जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी कहा गया है कि एक्टिव मोड पे रहेंगे, अलर्ट मोड पे रहेंगे कि किसी भी प्रकार की कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है तो जल्द से जल्द उसका निवारण किया जा सके, ताकि पर्यटकों को एक बहुत ही सुखद आनंद प्राप्त हो मसूरी से। थैंक यू। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियों के चलते पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। प्रशासन ने शहर में बढ़ती भीड़ और संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखकर व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था लागू की है। हरिद्वार के SSP ने बताया कि शहर में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी सख्त पॉइंटों को पुलिस बल तैनात किए गए हैं और पुलिस ने कहा है कि आज से हरिद्वार में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है और शांति बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए भी कुछ प्रमुख रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि जाम और भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो सके और श्रद्धालुओं और सैलानियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सके। इसके साथ ही जनता से विशेष रूप से तेज आवाज में DJ ना बजाने और नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। आगामी नववर्ष के इस उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज इसी के संबंध में हमारे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है और क्राउड कंट्रोल को लेके एक विस्तृत मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को कल होने वाले नववर्ष की पूर्व संध्या में जो कार्यक्रम होने हैं और जो लोगों का आवागमन होना है वो सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से चलता रहे, इसको लेकर हमारी जो ड्यूटियाँ हैं वो प्रॉपर टाइम से खड़ी हो जाएँ। किसी प्रकार की कोई भी हुड़दंग या इस प्रकार की समस्या न सामने आए, ऐसे में अपेक्षा के साथ सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ नववर्ष हरिद्वार में हम लोग एक्सीडेंट फ्री कल का दिन लेके जाएं, ताकि नववर्ष में सभी के घर में जो खुशियाँ हैं वो अच्छे तरीके से मनाई जा सके। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।